ठीक है बेटे। तो अब फैक्टर थ्योरम को समझने के बाद प्यारे बच्चों हम करेंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्या मैं इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकता हूँ? इन चारों को, हाँ, इन चारों को हम फैक्टराइज करेंगे यूजिंग स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड। ठीक है बेटे, ठीक है। जो स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड है बेटा, वो चारों के लिए सेम रहेगा। चार क्या, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैसे भी फैक्टराइजेशन करें वो मेथड सबके लिए सेम रहेगा, वो सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ही है। ठीक है ना। तो इसमें हम चारों पार्ट्स नहीं करेंगे, इसमें हम कौन सा करें बताओ? फर्स्ट कर लेते हैं और फोर्थ कर लेते हैं। ठीक है, अच्छे से समझेंगे और उसी तरीके से सेकंड और थर्ड पार्ट होंगे। ठीक है बेटे, ठीक है बेटा। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है और मुझे करना है इसको फैक्टराइज। वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं इसके, अच्छे से समझेंगे, सब ध्यान देंगे, है ना। पहले मुझे ये बताओ कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबको कितने टर्म्स दिख रहे हैं? तो आंसर है सर हमें 3 टर्म्स दिख रहे हैं। कौन कौन से? एक मिनट। तीन टर्म्स दिख रहे हैं। पहला 12x² प्लस का है या माइनस का? प्लस का। दूसरा टर्म दिख रहा है हमें माइनस का 7x, माइनस का 7x विद साइन बोलना है। और तीसरा टर्म दिख रहा है हमें प्लस का 1। ठीक है। स्टेप नंबर 1 ये है कि हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से क्या? फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, साइड में कर लेते हैं इस चीज़ को। तो ठीक है, तो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट बता सकते हो क्या होगा? फर्स्ट टर्म का कांस्टेंट कोएफिशिएंट, या फिर आप कह सकते हो फर्स्ट टर्म के वेरिएबल का कोएफिशिएंट, कुछ भी कह सकते हो। तो आंसर है फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो है 12। ठीक है, प्लस का है या माइनस का? तो आंसर है प्लस का। और लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट, ये तो कांस्टेंट टर्म है तो कोई बात नहीं है, हालांकि इसका कोएफिशिएंट तो 1 ही होगा ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ? इनका मल्टीप्लाई। क्या मिला मुझे? 12 × 1 12 मिल गया। यहाँ तक सबको क्लियर है? फिर से एक बार फिर से सुन लो क्या करा कि मैंने फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करा है, बस। ये मेरा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, ये जो रिजल्टेंट आया है मेरे पास, मैं करने वाला हूँ इसके प्राइम फैक्टर्स। क्या करने वाला हूँ? इसके प्राइम फैक्टर्स। तो देखो 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। ये मेरे पास क्या आ गए? इसके प्राइम फैक्टर्स। किसके आए? तो आंसर है 12 के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ रहा है स्टेप नंबर 2 तक? ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? बहुत ध्यान से सुनना, मेन स्टेप नंबर 3 ये है कि ये जो मेरे पास फैक्टर्स आए ना, प्राइम फैक्टर्स 2 2 और 3, मुझे इनको कुछ इस तरीके से अरेंज करके लिखना है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे अपनी तरफ से 1 और लिख दूँ तो कोई बात है? कुछ गलती करी मैंने? तो आंसर है नो, लिख सकते हैं। 1 तो कहीं भी जोड़ दो, है ना। अगर मैं यहाँ पे × 1 भी कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अपनी तरफ से। लेकिन × 0 मत कर देना बस है ना। तो मुझे इन फैक्टर्स को बेटे इस तरीके से अरेंज करना है विद साइन के साथ कि मुझे सेंट्रल टर्म मिल जाए -7। फिर से सुन लो मैंने क्या बोला है। मुझे इन चारों फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि जब मैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ, है ना, जब मैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे -7 मिले। ठीक है, और जब मैं उनको मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे प्लस का 12 मिले, प्लस का 12। ये बात समझ में आ रही है सबको? तो आंसर है, अगर मैं इनको चेक करता हूँ, कुछ अरेंज करता हूँ, तो ऐसे 2 नंबर हैं जिनको मैं ऐड करूँगा तो मुझे 7 मिलने वाला है। तो आंसर है 4 और 3।
हालांकि 4 + 3 करोगे तो 7 मिलेगा, लेकिन मुझे चाहिए यहाँ माइनस का 7। तो इनके साइन अपने अकॉर्डिंग चूज करो। तो मुझे एक ही साइन दिख रहा है, वो है -4 और -3। अगर हम -4 और -3 को ऐड करते हैं तो देखो हमें -7 मिलता है, सेटिस्फाई कर रहा है। और जब मैं -4 इंटू -3 करता हूँ तो मुझे प्लस का 12 मिलता है, सेटिस्फाई कर रहा है। ये स्टेप मुझे सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाला स्टेप है, ठीक है। आधे से ज़्यादा बच्चे थर्ड स्टेप में ही गलती करते हैं, इसीलिए बेटा ध्यान देना, गलती मत करना, ठीक है। तो मैं -7 को ऐसे लिख सकता हूँ -4 -3। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -4 -3 और x चलेगा साथ में, ब्रैकेट में लिखना मत भूलना बस, और प्लस का 1। ये हो गया स्प्लिट द मिडिल टर्म। इस मेथड को हम बोलते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म। बात समझ में आई बेटे, ठीक है। अच्छा, एक काम करें, एक यहाँ पे मिस्टेक सा हो गया है कि माइनस नहीं आएगा यहाँ पे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे मत लिखना, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको ऐसे लिख दो सीधे, 12x² है ना। x तो सबके साथ चलेगा ही चलेगा, है ना। माइनस का 4x -7x प्लस माइनस का 4x -3x प्लस 1। अब आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो। देखो -4 इंटू -3 प्लस का 12, एक चीज़ पूरी हो गई, ठीक है, थम्स अप। -4 -3 -7, दूसरा थम्स अप। इसका मतलब हम लोग सही कर रहे हैं। इस मेथड को बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है बेटा। क्या बोलते हैं इसको? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसको मत, ये वाले स्टेप को मत लिखना। यहाँ तक सबको क्लियर है? ये तीसरा स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है बेटा, कि जो फैक्टर्स आए हैं उनको कुछ इस तरीके से अरेंज करके लिखना है कि हमें सेंट्रल वाला टर्म मिल जाए, सेंटर वाला विद साइन, है ना। और जब मैं उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ये जो नंबर आया है मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे वो नंबर मिल जाए, ठीक है। तो ये अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, अब ये 4 फैक्टर्स में, 4 टर्म्स में बढ़ गया। अब हम क्लास 8 में सीख के आए हैं ग्रुपिंग करना। तो पहला ग्रुप तो हमारा ये रहा, और दूसरा ग्रुप हमारा ये रहा, ठीक है। इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? एक यहाँ से मुझे x दिख रहा है कॉमन, और एक यहाँ से मुझे 3 आता हुआ दिख रहा है। दोनों में से 3 सा दिख रहा है, वो 3 नहीं 4, ठीक है। इसका मतलब मुझे इन दोनों टर्म्स में से 4x कॉमन दिख रहा है ना। तो 4x तो कॉमन दिख रहा है। अब जब मैं, अब सुनना बहुत ध्यान से ये वाला स्टेप, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस टर्म को साइड में कर लेते हैं। इस टर्म को 12x² को, जो कि प्लस का है, इसको मैं डिवाइड करने वाला हूँ। ये जो कॉमन ली मैंने वैल्यू है, ये जो कॉमन वैल्यू मैंने ली है, जो कि है प्लस का 4x, ठीक है। अगर सब कॉमन लेना जानते हैं डेट्स वेरी गुड। जो नहीं जानता है वो इस मेथड को फॉलो करे, 10-12 क्वेश्चन करे उसके, तो ऑटोमेटिकली उसको डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखो x से x एक गया, है ना, एक x से x गया, और 4 3 12, बचा क्या यहाँ पे 3x प्लस का। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा? 3x। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लें कि 4 इंटू 3 12, x इंटू x x², मतलब हमने सही कॉमन लिया है। और यहाँ क्या बचेगा? माइनस का 1। सेम ऐसी करके देखेंगे हम, माइनस का 4x डिवाइड करेंगे हम 4x से, जो कि कॉमन ली हुई वैल्यू है, तो मुझे मिल जाएगा माइनस का 1, -1 बच गया, ब्रैकेट क्लोज, है ना। अब इन दोनों में से मुझे क्या कॉमन आता हुआ दिख रहा है? तो आंसर है कि सर यहाँ से 3 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, ना x कॉमन आता हुआ दिख रहा है। क्या मैं यहाँ से 1 कॉमन ले सकता हूँ? इन दोनों में से 1 कॉमन ले सकता हूँ। अब प्लस का लूँ या माइनस का लूँ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आंसर है मुझे ये माइनस का लेना पड़ेगा। क्यों?
रीज़न बता रहा हूँ। देखो, जब मैं यहाँ से कोई एक नंबर कॉमन लूँगा और फिर जो इस ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू जस्ट इसके सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम टू सेम होनी चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे -1 कॉमन लिया है। देखो, अगर मैं इस -3x को डिवाइड करूँ इस कॉमन ली हुई वैल्यू से, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो मुझे बचेगा 3x। यहाँ पे लिख लूँगा, ठीक है। फिर से जब मैं +1 को डिवाइड करूँगा -1 से, जो कि कॉमन ली हुई वैल्यू है, तब भी मुझे -1 मिलेगा। क्या मुझे दोनों वैल्यू सेम दिख रही हैं? आंसर है हाँ, दिख रही हैं। ठीक है, ये स्टेप समझ में आया सबको? आगे चलें। ये हमें बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, ये उनके लिए है बेटे जिनको, जो कि क्लास 8 में अच्छे से सीख के नहीं आए हैं फैक्टराइजेशन को, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे मेरे पास कितने टर्म बन गए? तो आंसर है 2 टर्म बन गए। दोनों में से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है? एक ही चीज़ दिख रही है, 3x - 1। जब मैं यहाँ से 3x - 1 मैंने कॉमन लिया बेटे, तो यहाँ क्या मिला मुझे? क्या यहाँ क्या बचा हुआ मिला? 4x। और यहाँ क्या बचा हुआ मिला? -1। बस ये मेरा फैक्टराइज हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरा फैक्टराइज हो गया। ये बात सबको समझ में आई अच्छे से? एक क्वेश्चन और करते हैं, 4th पार्ट। देखो ध्यान देना सब, यही जो मैंने स्टेप यहाँ फॉलो करे थे वही मैं यहाँ फॉलो करने वाला हूँ। सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा? 3 × 4 करूँगा। अभी साइन नहीं देखने हैं, साइन कुछ मत देखना अभी, ठीक है। 3 × 4 मुझे मिल गया, फिर से 12 मिल गया, मुझे मिल जान दो। फिर मैं क्या करूँगा, इस 12 के प्राइम फैक्टर्स जो कि मैंने यहाँ भी करे थे फिर से कर लेते हैं। 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। तो मुझे 12 के प्राइम फैक्टर्स मिल गए 2, 2 और 3। 1 और लिख लूँ? कोई बात नहीं है सर, ठीक है। चलो इसको रफ में चलने दो, ठीक है। अब क्या करना था? हाँ, अब मुझे ये करना था कि सर आपने बताया था ये जो फैक्टर्स आए हैं मुझे इनको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि मुझे यहाँ पे माइनस का x, अगर मैं यहाँ पे 1 और कह लूँ कोई दिक्कत है? 1 × x कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकते हैं सर, 1 × x कह सकते हैं, है ना। तो मैं इनको कुछ इस तरीके से अरेंज करूँ प्यारे बच्चों कि मुझे -1 मिल जाए। और सुनो, -1 तो मिले ही मिले, जब मैं इनमें से 2 फैक्टर कुछ इस तरीके से अरेंज करूँगा और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिलना चाहिए? +12 नहीं, -12। अब देखो बड़े ध्यान से, यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पॉजिटिव थे, है ना, तो आंसर भी यहाँ पे पॉजिटिव मिला। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म तो पॉजिटिव है, लास्ट टर्म नेगेटिव है, तो मुझे प्रॉपर रिजल्टेंट क्या मिलेगा? -12। लेकिन जब मैं फैक्टर्स करूँगा, जब मैं प्राइम फैक्टर्स करूँगा, तो मैं साधारण नंबर का करूँगा, ना कि माइनस साइन को इंक्लूड करूँगा। यही तो बात होती है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे -1 एक तरीके से आता हुआ दिख रहा है कि 4 और 3। जब मैं 4 में से 3 को माइनस करूँगा तो 1 मिलेगा, लेकिन 1 मिल रहा है, माइनस का 1 नहीं मिल रहा है। तो साइन को कुछ अपने तरीके से अरेंज करो, किस पे कौन सा साइन लगाएं। तो आंसर है कि अगर सर हम -4 और +3 करें, तो अगर हम 4 को माइनस ले लें और 3 को प्लस रहने दें, तो हमें -1 मिल सकता है। और जब हम -4 × +3 करेंगे तो हमें -12 मिलेगा, जो आप कह रहे थे, है ना। तो हमें मिल गया हमारा आंसर, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3x² माइनस x सबके साथ चलेगा, है ना, तो -4x + 3x - 4। क्रॉस वेरीफाई करना मत भूलना। देखो, -4 + 3 -1, बिल्कुल सही है एक चीज़। -4 × +3 -12, दोनों चीज़ सही हैं, बहुत बढ़िया, चलते रहो। अब ये 2 टर्म बन गए मेरे पास, है ना। दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है मुझे, तो आंसर है x कॉमन दिख रहा है, बस ले लो। फिर यहाँ पे क्या बचेगा? डिवाइड करके देखना है वही चीज़। 3x² को इससे डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? 3x। और यहाँ क्या बचेगा? -4, कोई दिक्कत नहीं,
कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो आंसर है सिर्फ और सिर्फ 1। क्या 1 कॉमन ले लो। तो 1 जब कॉमन लेंगे यहाँ से तो 3x माइनस 4 ही बचेगा एज इट इज़। डिवाइड करके देख सकते हो जिस तरीके से मैंने यहाँ डिवाइड करा था, है ना। मैंने आपको क्या बताया, ये जो यहाँ पे हमने डिवाइड करा है ना, ये हमें बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हम वो प्रोसेस समझ लेंगे तो हमें आगे के लिए दिक्कत ही ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो अब इन दोनों टर्म्स में से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है। अच्छा, कॉमन लेने से पहले ये देखो कि ये वाली वैल्यू सेम है। हाँ भाई सेम है, चलो। तो दोनों में से मुझे 3x माइनस 4 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस का 1। ये मेरा फैक्टराइज हो गया टर्म। बात क्लियर है बेटे, है ना। दोनों थम्स अप हो गए मेरे। अच्छा, अगर ये सबको समझ में आ गया है तो हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब क्या है, देखो यहाँ तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करा है, ये बाकी के क्वेश्चन करने हैं सबको, है ना। अब मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। किसको? क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल ही तो है, इनको फैक्टराइज करना है। तो इसमें मैं 2 मेथड यूज़ करूँगा, बहुत ध्यान से सुनना। एक तो डिवीजन मेथड यूज़ होगा जो हम पहले सीख के आए हैं, है ना। एक मेथड और यूज़ होगा, बहुत ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। समझने से पहले इसमें भी वही चीज़, इसके भी 2 पार्ट्स करेंगे ऑड वाले, ठीक है। सेम मेथड से ही दोनों सॉल्व होंगे। क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा, तो ये मेरा क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। किस वेरिएबल में? एक्स वेरिएबल में, ठीक है। तो इसको अब मुझे फैक्टराइज करना है, तो बहुत ध्यान से सुनना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पॉलिनोमियल इन एक्स? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब हमने क्लास 7th में एक मेथड पढ़ा था बेटा, ट्रायल एंड एरर मेथड। कुछ याद आ रहा है सबको? क्लास 7th में जाओ फटाफट लीनियर इक्वेशन में। तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे हम अपनी तरफ से कुछ x की ऐसी वैल्यू रखते थे जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल या फिर पूरा टर्म कह लो या सबका एक पूरा एक एक्सप्रेशन कह लो, 0 हो जाता था, है ना। यहाँ पे हम अपने मन से x की कोई ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? हाँ, आप कहोगे सर आज जैसा आपने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में के टाइप 1 में बताया था, बिल्कुल वही चीज़। तो देखो अब इसको में हम रखेंगे कैसे, इसका एक प्रोसेस है, समझना ध्यान से। हम इसको ऐसे स्टार्टिंग करेंगे, पहले हम x की जगह -1 रखेंगे। अगर 0 आता है डेट्स वेरी गुड, अगर नहीं आता है तो फिर हम +1 रखेंगे। इसका सीक्वेंस देखना, सीक्वेंस कैसे चलता है। अगर तब भी 0 नहीं आता फिर हम -2 रखेंगे, फिर उसके बाद अगर तब भी नहीं आता फिर हम +2 रखेंगे, अगर तब भी नहीं आता तो फिर -3, फिर +3 एंड सो ऑन। इस तरीके से सीरीज़ चलेगी। पहले -1, फिर +1, फिर -2, फिर +2, फिर -3, फिर +3। बात समझ में आ रही है? ये सीक्वेंस चलेगा, वेल डिफाइंड सीक्वेंस है, बिल्कुल परफेक्ट वाला, ठीक है। तो -1 पे देखते हैं हम कि x की वैल्यू -1 रख के देखते हैं हम, है ना। व्हेन x इक्वल टू -1, अगर इसको ये सेटिस्फाई कर देता है। अच्छा एक बार बताओ, अगर x की वैल्यू -1 इसको सेटिस्फाई कर देती है, मतलब इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, तो x इक्वल टू -1 क्या होगा, इसका एक 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा, है ना। तो रख के देखो फटाफट, -1 का क्यूब -2 -1 का स्क्वायर -1 +2, ठीक है बेटे। -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर +1 और -2 इंटू +1 -2, ये +1 और +2। लो 0 तो आ गया, दिख गया मुझे, अरे वाह टेक्निक काम आ गई। इसका मतलब ये हुआ x इक्वल टू -1 is the 0 of this given polynomial, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इतना हम करके आ चुके हैं। अब एक बात बताओ मुझे, बहुत ध्यान से बताना।
अगर x इक्वल टू -1 इसका एक जीरो है, किसका? इस पॉलिनोमियल का है, बिल्कुल है, दिख गया हमें। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल? शॉक होने की ज़रूरत नहीं है। आप कहोगे सर ये कैसे आ गया, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? देखो एक बात बताओ मुझे, बहुत ध्यान से बताना, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, कि मान लो अगर मैं आपसे कहता कि x प्लस 1 इसका एक क्या है, फैक्टर है, तो आप मुझसे कहते कि सर आपने हमें सिखाया है कि अगर ये इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है तो जब ये इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए डिवाइड करने पर। और दूसरा टाइप आप कहोगे कि सर दूसरा टाइप आपने ये सिखाया था कि जब हम इसके जीरो फाइंड कर लेंगे, जब हम इसका जीरो फाइंड करके इसमें पुट करेंगे और अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा तो ये इसका एक फैक्टर कहलाएगा। तो और क्या लिखा है मैंने, एक बात बताओ, अगर मैं इसका जीरो फाइंड करूँ तो इसको जीरो के बराबर लिखूँगा तो x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, -1। अब मैं x इक्वल टू -1 इसका एक जीरो है, तो मैं ऐसे नहीं कह सकता जब ये -1 इधर आएगा तो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा? अरे सर बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल। और क्या करा है मैंने, कुछ नहीं, ठीक है। तो मुझे एक इसका फैक्टर मिल गया, एक मुझे इस पॉलिनोमियल का ये क्या मिल गया, फैक्टर। अब क्या करूँगा मैं, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं इस फैक्टर से बेटे इस गिवन पॉलिनोमियल को एब्सोल्युटली डिवाइड करने वाला हूँ। इतना तो सब करना जानते हैं। अब किसको टारगेट करेंगे, फर्स्ट टर्म को, ठीक है। तो क्या चाहिए मुझे फिर, और मुझे साइड में रफ वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। एक्स स्क्वायर देखो, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, वेरिएबल के नीचे वेरिएबल लिखना है और पावर भी सेम होनी चाहिए, है ना, साइन चेंज होंगे, कट, -2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर -3x स्क्वायर, बचे हुए टर्म सब लिख लो, है ना। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए होगा बताओ फटाफट, बिल्कुल -3x, है ना। तो x इंटू -3x -3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू -3x -3x, है ना, साइन चेंज कैंसिल, -x प्लस का 3x तो 2x प्लस 2। बात समझ में आ रही है? मैंने यहाँ पे इतना रफ वर्क नहीं करना क्योंकि ये सब हम पहले ही सीख चुके हैं। देखो अब यहाँ पे चाहिए मुझे प्लस का 2, तो x इंटू 2 2x, 1 इंटू 2 2, साइन चेंज पूरा कट हो जाएगा, रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब ये इसका एक फैक्टर है। अब ये मेरे पास एक क्या निकल के आया, क्वोशिएंट। ये जो क्वोशिएंट आया ये क्या आया, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2। अब मैं फर्दर इसको भी फैक्टराइज करूँगा और इसके प्रॉपर फैक्टर्स निकलेंगे। अभी तो इसका एक फैक्टर निकला है, अभी इसके दो फैक्टर और रह गए हैं, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स निकलते हैं और क्वाड्रेटिक के 2 फैक्टर्स, जो कि हमने अभी तक देखते हुए आए हैं, है ना। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन आया है, अब हम इसको भी फर्दर फैक्टराइज करेंगे। अब आप कहोगे कि सर ये तो हम करके आ चुके हैं, लेकिन इसको करने से पहले एक बार जो करा है फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या कि बाय ट्रायल एंड एरर मेथड हम x की कोई ऐसी वैल्यू लेंगे जिसको जब हम इसमें रखें तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0। सीक्वेंस मैंने आपको बता ही दिया, इस तरीके से सीक्वेंस चलेगा, ठीक है। तो जिस वैल्यू पे भी ये पॉलिनोमियल 0 होगा वो वैल्यू कहलाएगी उस पॉलिनोमियल का, उस वैल्यू का 0, है ना। और डेट इज़ नोन एज द फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। कैसे, जब हम -1 को इधर ले गए तो +1 हो गया, तो ये इसका एक फैक्टर कहलाएगा, एक फैक्टर। लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 होते हैं,
तो बाकी बचे 2 फैक्टर्स निकालने के लिए मैंने इसको इससे डिवाइड करा, जिससे मुझे रिमाइंडर तो 0 मिल गया। और जो क्वेश्चन में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनी, अब मैं फर्दर इसको फैक्टराइज करूँगा। देखो कैसे, फटाफट, बहुत ध्यान से समझना। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आएगा। 1 × 2 2, जल्दी से करेंगे, है ना। 2 को अगर हम 2 के प्राइम फैक्टर्स करें तो आंसर है सिर्फ सर इसके तो प्राइम फैक्टर्स 1 और 2 ही आएंगे। हालांकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, लेकिन 1 मैंने अपनी तरफ से लिख लिया है। तो मुझे इनको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि यस -3 मिल जाए। तो एक ही तरीका है, x², देखो माइनस का 1 × x और माइनस का 2x प्लस का 2, है ना। देखो क्रॉस वेरीफाई कर लो, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और -1 × -2 प्लस का 2, दोनों चीज़ सही है। ठीक है, दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है मुझे? मैंने 1 इसलिए दिखाया है कि आपको क्लियरिटी आ जाए बिल्कुल क्वेश्चन में। आप 1 लिखो चाहे ना लिखो, एक ही बात है। दोनों में मुझे x कॉमन दिख रहा है, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा -1। ठीक है बेटे, यहाँ से मुझे -2 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा -1। कैसे? देखो इस +2 से जब मैं -2 को डिवाइड करूँगा तो -1 ही तो बचेगा। डिवाइड कंसेप्ट अगर कुछ समझ में नहीं आया तो डिवाइड कंसेप्ट लगा देना, बिल्कुल काम ख़त्म। दोनों वैल्यू सेम है, ब्रैकेट वाली कॉमन ले लो, क्योंकि दोनों में यही तो कॉमन आ रही है दोनों टर्म्स में। बचेगा क्या है, x -2। ये मेरे 2 और फैक्टर्स आ गए। तो मेरे पास इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के रिक्वायर्ड कितने फैक्टर्स आए, देखना। द रिक्वायर्ड फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल इस, देखो एक तो मुझे ये मिला x + 1, एक मुझे यहाँ से 2 यहाँ से मुझे ये मिल गए x - 1 और x - 2। ठीक है, देखो हो सकता है जैसे ये मुझे x + 1 मिला है, यहाँ भी x + 1 और x - 2 हो सकते थे। तो ऐसा नहीं हो आप ये सोचो कि सर तीनों अलग अलग होंगे, 2 सेम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन टोटल क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने फैक्टर्स आते हैं? 3, फिक्स है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो देखो इसी सेम स्टेप से हम बाकी के सारे क्वेश्चंस करेंगे, इसी सेम स्टेप से, जैसे जो मैंने स्टेप यहाँ फॉलो करे हैं 1 बाय 1। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस की। आई होप कि आप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है ना। और उसके बाद हम करेंगे अपनी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है।